हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? चलो ठीक है। आज हम लोग है ना इसके बाद जो डिस्कशन करेंगे दैट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा जो सेक्शन आपके पास है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है मेनली। एक जिसमें हम लोग है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं, एक जिसमें हम लोग ऐसा मान लो कि नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। दूसरा पोर्शन होता है जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का कॉन्सेप्ट इस बात से आप समझो, स्टार्ट करो कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आप बना दे, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल दे, उसका आयंस एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, तो अगर आप करंट को मौका दीजिएगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना के आपने इलेक्ट्रोलाइट का रखा है, उसके थ्रू पास करता है। करंट जो है वो आयंस के थ्रू, आयंस के मूवमेंट को हेल्प लेके है ना, करंट है ना किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से भी पास करता है। तो जब कोई करंट किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करे, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अंतर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप बेसिकली करंट को यहां पे पास कराते हैं। यहां का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वहां पे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। वो एक बेसिक अलग सा चीज है। अभी आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में देखिए, चीजों को समझिए। जब आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार किए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो। अभी स्टार्ट हुआ ना? हाँ अभी डिस्कस हुआ, जब तुम आएगा तभी ना स्टार्ट हो। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाले हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्यूशन के अंदर गया तो वो आयंस में ब्रेक किया। जैसे आपके पास आप NaCl को डाले तो वो Cl- और Na+ में टूटा। अब आप अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच करंट को पास करने का मौका देंगे तो करंट बहुत आसानी से एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। एनोड से कैथोड की तरफ करंट जाएगा। देखिए करंट के मूवमेंट का कारण समझिए। करंट के मूवमेंट का कारण है यहाँ आयंस का मूवमेंट। आप ऐसे समझे कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला। जब तक आप इस वायर में बात करते हैं, जब तक आप इस वायर में बात करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन। और याद रखना कि जब तक आप मेटल में कंडक्शन का बात करेंगे, मेटल में करंट के पास होने का बात करेंगे, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के करंट को पास करता है, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। और जब आप किसी सॉल्यूशन के थ्रू करंट के पास होने का बात करेंगे, जब आप किसी सॉल्यूशन के थ्रू करंट के पास होने का बात करेंगे, तो याद रखिए अपोजिट चार्ज आयंस, अपोजिट चार्ज आयंस के मोशन की वजह से वहां पे करंट का मूवमेंट होता है। तो हम लोगों का जो मेन डिस्कशन है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वो एक्चुअली है ना यहाँ का पूरा डिस्कशन होगा। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट अपने अपोजिट आयंस के साथ मौजूद होगा। जैसे NaCl आप लिए तो Na+Cl-। अगर आप कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, AB लेंगे तो A+B-। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर अपोजिट चार्ज आयंस की वजह से दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन आल्सो अलाउ करंट टू फ्लो इटसेल्फ, एंड दैट टाइप ऑफ कंडक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? यस सर। ठीक। अब चलो देखो, इसी का डिस्कशन आज हम लोगों को कंप्लीट करना है, धीरे धीरे डिस्कस करना है। देखो जनरल तौर पे जो आपका फ्लो ऑफ करंट है वो दो तरीके से होता है। एक होता है थ्रू मेटालिक कंडक्टर। आपके पास कोई एक मेटालिक कंडक्टर है, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये एक मेटल का रॉड है,
और इस मेटल रॉड के दोनों एंड को हम लोग है ना किसी बैटरी के अक्रॉस में जोड़ दिए हैं। बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट किया और इसमें एक करंट का फ्लो होने लगा, लेफ्ट से राइट की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। पूरा का पूरा जो फिजिक्स में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं वो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी इस तरह के कंडक्शन के बारे में आपको नॉलेज देता है या सिखाता है। जब आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ रहे हैं जो आज का टॉपिक है आपका, तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। करंट का मूवमेंट किसी कंडक्टर के थ्रू होता है और किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के थ्रू होता है। तो कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, करंट का मूवमेंट है, वो हमारे फिजिक्स का पोर्शन है। और किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के थ्रू करंट का जो फ्लो होता है वो हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, दोनों जगह करंट फ्लो करता है लेकिन दोनों का ब्रांच अलग अलग कर दिया गया है। आप अगर साइंस को देखिएगा तो बहुत बार ऐसा है जो एक ही चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो दोनों अपना अपना फील्ड थोड़ा अलग करके रखा है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और जनरल मेटालिक कंडक्शन, ये दोनों आप कंडक्शन आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों अपना ब्रांच रखा है, अपना अलग अलग तरीका रखा है। तो देखो, थ्रू मेटालिक कंडक्टर जब आप करंट के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। यहां पे ओम्स लॉ फॉलोड। ओम्स लॉ फॉलोड होता है। ओम्स लॉ कहने का मतलब V इक्वल्स टू IR इज फॉलोड। अच्छा, इसमें R क्या है? क्या इसका फॉर्मूला रो इनटू L बाई A होता है? तो आप कहते हैं इसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप इसको कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। मेरी बात समझ में आई सबको? ठीक है, आप इसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अच्छा, इस केस में जो तुम्हारा L है वो क्या होता है? कंडक्टर का दोनों एंड के बीच लेंथ ऑफ कंडक्टर। वेरी गुड, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको आप लेके चलते हैं। और जो आपके पास A होता है उसको आप कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेरी गुड। ठीक है, ये आपके पास मेटालिक, थ्रू मेटालिक कंडक्टर के बारे में सारा नॉलेज था जो आप फिजिक्स में पढ़ते। और दूसरा होता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन समझिए ऐसे, ड्यू टू फ्लो ऑफ अपोजिट चार्ज्ड आयंस। ठीक है ना, अपोजिट चार्ज आयंस के फ्लो की वजह से जो कंडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अपोजिट चार्ज आयंस के फ्लो की वजह से जो कंडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लिखने का तरीका और थोड़ा सा ज्यादा जगह निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो जरा देखो ये पोर्शन इसके साथ, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसके साथ है, यहाँ के बाद अब यहाँ देखिए, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस है, जब इस केस में आप डिस्कस करेंगे, इस केस में आप डिस्कस करेंगे, याद रखिए ओम्स लॉ इज फॉलोड। यहाँ भी ओम्स लॉ फॉलो होगा। जब ये ओम्स लॉ फॉलो होगा मतलब यहाँ भी V इक्वल्स टू IR को फॉलो आप करेंगे। और यहाँ जो आपका R स्टैंड करेगा दैट इज आल्सो रो इनटू L बाई A। अब इसमें जो रो इनटू L बाई A है उसका मीनिंग क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। जरा सुनिएगा, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे रो क्या है? ये जो आपके पास सॉल्यूशन तैयार है ना उसका रेजिस्टिविटी है। जो आप सॉल्यूशन यूज किए, जैसे NaCl का आप सॉल्यूशन यूज किए तो उसका रेजिस्टिविटी है। L क्या है? दोनों जो आपको प्लेट दिखाई दे रहा है उसके बीच का डिस्टेंस है। और A क्या स्टैंड करता है? जो प्लेट का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, प्लेट का एरिया, वो आपको A स्टैंड करता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा एनालाइज करो, यहाँ पे जरा गौर करो।
जो आप लिख रहे हैं R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, उसमें हर टर्म का मीनिंग आप क्लियर रखना। इसमें L क्या है, तो L है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो आपका इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच का सेपरेशन है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। वेरी गुड। ए क्या है, तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हमारा इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है ना, उसका जो एरिया आप यूज करेंगे फॉर कंडक्शन वो आपको लेके चलना, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब यहां से सुनिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हम इस पर्टिकुलर सेल को जब यूज करेंगे तो क्या हर बार प्लेट्स के बीच का सेपरेशन और प्लेट का एरिया बदल जाएगा, कि केवल अंदर का सॉल्यूशन अलग अलग होगा? एक बार NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक बार MgCl2 का सॉल्यूशन बना देंगे, किसी और का बना देंगे, चौथे का बना देंगे, पांचवे का बना देंगे, लेकिन मेरा सेल एक ही रहेगा, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं करेगा और ना ही प्लेट का एरिया बदलेगा। बोलो, मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये याद रखना कि फॉर एनी सेल जो L बाई ए है वो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। जब आपसे कोई बोले सेल कांस्टेंट तो याद रखना L बाई ए का बात हो रहा है। L बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसका यूनिट आप लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, और आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कोई भी सेल का सेल कांस्टेंट फिक्स रहेगा। आप देखो, एक बार हम इसमें NaCl सॉल्यूशन डाल दिए और अपना रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर लिए, फिर हम NaCl सॉल्यूशन ऐसे फेंक दिए बाहर, और फिर उसमें ना कोई दूसरा सॉल्यूशन डाल के फिर रेजिस्टेंस का मेजर कर लिए। तो चाहे आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का बात करें या सेकंड एक्सपेरिमेंट का बात करें, उसका सेल कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पे रो है, रो क्या है भाई, तो ये है हम लोगों का रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लीजिए, इस रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लीजिए। क्या इसको हम लोग कंडक्टिविटी कहेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। बहुत बड़ा लाइन खींचा जाएगा, छोटा सा के लिखा जाएगा, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन है इसका, सिंबलिक नाम है कप्पा, KAPPA, ऐसे के जैसा लिखेंगे। मतलब आप ऐसे समझे कि जो हमारा कंडक्टिविटी है वो 1 बाय रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है वो 1 बाय रेजिस्टिविटी है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा यूनिट पे ध्यान रखो, थोड़ा सब चीजों पे गौर करो, ठीक है? अब यहां से कंडक्टिविटी आपको मिल गया कप्पा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी इस बात का सूचक होता है, सिंबलाइज करता है कि कोई भी पर्टिकुलर करंट के फ्लो में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कंडक्टिविटी इसका रिवर्स बताता है। वो तुमको ये बताता है कि कोई करंट के फ्लो में कितना मदद करने वाला है, कितना सपोर्ट करने वाला, वो कंडक्टिविटी है। बेसिक डिफिनेशन सब हम आपको दे देंगे, बस अभी आप थोड़ा वेट करें। कंडक्टिविटी, अब यहां देखो, R था हम लोगों का रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर हम इस R का रेसिप्रोकल ले ले तो क्या हम लोग इसको बोल दें कंडक्टेंस? कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय C बोलो या G बोलो, जैसा रिप्रेजेंटेशन करना है करो। तो कंडक्टेंस। सो व्हाट इज द इक्वेशन? देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है, रो इनटू L बाई ए। अब जरा गौर करना, 1 बाई R करें तो 1 बाई रो और 1 बाई L बाई ए होगा। क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी बाई सेल कांस्टेंट, या फिर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अरे नहीं समझा?
ठीक, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। हम फिर से बोल रहे हैं, आप नहीं समझे हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा बाद में। सुनिए ध्यान से, देखिए रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट है, तो सबको लगता है कि उल्टा कर दीजिए, रेजिस्टेंस के जगह कंडक्टेंस लिखिए तो रेजिस्टिविटी के जगह कंडक्टिविटी लिख दीजिए। ऐसा लगता है, होता नहीं है, क्योंकि सेल कांस्टेंट को भी तो उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा अगर सेल कांस्टेंट को सेल कांस्टेंट तुम रखा L बाई ए, तो देखना कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट है। क्या समझ पा रहा है? यस सर। ठीक, वेरी गुड। अभी थोड़ा यूनिट पे ध्यान देना। यूनिट्स, आर का यूनिट ओम होता है। हाँ सर, ओम सर। सी का यूनिट ओम इनवर्स होगा। हाँ सर। ओम इनवर्स का मतलब होता है MHO। इसी का दूसरा नाम होता है साइमन, SIEMEN, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सर क्या लिखे सर, छोटा सा मतलब MOHO। मो के बाद लिखे साइमन, SIEMEN, साइमन, एस से रिप्रेजेंट कर, एस से। हाँ सर ये MHO क्या है सर? अरे ओम का उल्टा है, ओम का उल्टा MHO। क्या होगा इसका मतलब कोई मतलब? अरे क्या मतलब खोज रहा है? ओम इनवर्स को कभी कभी MHO भी लिखा जाता है, बस हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, हम आपका नामकरण कुछ नहीं कर रहे, हम नाम नहीं रखते। उल्टा। यस सर। आगे देखो, जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो होता है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर। तो जो हमारा कंडक्टिविटी है वो होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या इसको लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स? तो यूनिट्स पे ध्यान रखिएगा, यूनिट्स पे ध्यान रखिएगा। हम आपको इसलिए यूनिट बता रहे हैं क्योंकि आप इस तरह के टर्म में कंफ्यूज हो जाइएगा। जहां साइमन लिखा हुआ MHO भी लिखा रह सकता है, ओम इनवर्स भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको दिमाग खुला रखना है। अगर आप बाकी पैरामीटर्स जैसे कंडक्टर्स के बीच का, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेंगे, एरिया सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर में डाटा लीजिएगा मीटर में आएगा। इज दिस क्लियर? अगला देखो, किसी भी सेल को जब आप यूज करते हैं उस सेल को हम लोग कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। कंडक्टिविटी सेल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस, कंडक्टर्स बोला जाए तो प्लेट बोला जाए, ये जो आप प्लेट यूज कर रहे हैं ना, उन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जिसको आप L कहते हैं वो L फिक्स्ड होता है, प्लेट का एरिया फिक्स्ड होता है। अब आपको क्या करना है कि कोई भी कंडक्टिविटी अगर सेल है तो उसका L बाई ए एक कांस्टेंट है, L बाई ए का वैल्यू कांस्टेंट होता है। आपको इसमें ना बदलाव आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन डालिएगा फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आप डालिएगा, उसका एक अपना रेजिस्टेंस आएगा, मान लो उसका नाम X है तो उसका एक रेजिस्टिविटी होगा L बाई ए होगा। फॉर सेकेंड सॉल्यूशन अगर आप कोई सेकेंड सॉल्यूशन लेंगे तो उसका एक अपना रेजिस्टेंस आएगा, उसका एक अपना रेजिस्टिविटी होगा, लेकिन L बाई ए नहीं बदलेगा, L बाई ए जैसे है वैसे ही रहेगा। तो बेसिकली जब भी आपके सामने कोई कंडक्टिविटी सेल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट या उसका डाटा सब दिया रहे तो आपके दिमाग में ये काम आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि भाई उसका सेल कांस्टेंट फिक्स्ड है। जैसा मटेरियल, जैसा इलेक्ट्रोलाइट, जैसा सॉल्यूशन हम यूज करेंगे
उसका अपना अपना रेजिस्टिविटी बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा। या आप अगर कंडक्टेंस के टर्म में पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं तो आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। मतलब कंडक्टिविटी अगर x का लेंगे तो कंडक्टेंस x का लेंगे L/A, और अगर हम लोग कंडक्टिविटी y का लेंगे तो कंडक्टेंस y का लेंगे L/A। क्या हम जितना भी फिगर, जितना भी फॉर्मूला, जो भी हम आपके सामने बोल रहे हैं, मेरा कोशिश ये है कि आपके दिमाग में एक बात इंटर कर जाए कि L/A इज अ कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? यस सर। L/A कैसे काम करेगा? कांस्टेंट की तरह काम करेगा। L और A नहीं बदलेगा, जैसा जैसा सॉल्यूशन डालिएगा, x डालिएगा, x के हिसाब से काम होगा, y डालिएगा, y के हिसाब से काम होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। इसको आप कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। अब आपके सामने सबसे पहला पैरामीटर है जिसको आपको डिफाइन करना जरूरी है, वो है कि आखिर ये कंडक्टिविटी क्या होता है। दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सिंबल में आप कप्पा लिख रहे हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का फिजिकल मीनिंग क्या है, आखिर वो हम लोग को क्या चीज दिखाता है। देखिए भाई, सुनिए, समझिए। क्या कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू L/A आया? यस सर। यस सर। अब बताओ, अगर L मेरा 1 सेंटीमीटर और एरिया मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो क्या कंडक्टिविटी C के बराबर हो जाए? चलिए, इसको कोई अपने लैंग्वेज में बोल सकता है क्या? ये नहीं बोलना है जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल डिजिट नहीं, आपको एक स्टेटमेंट बोलना है। कोई स्टेटमेंट में इसको बोल सकता है कि क्या है K इक्वल्स टू C? कुछ ट्राई करो। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर है, और क्या? हाँ, लेकिन कब? कब? जब L/A कांस्टेंट हो, L/A कांस्टेंट हो। चलो ठीक, सेल कांस्टेंट बनो। जब आपको मान लिए कि आप लोग एकदम सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही बोला, लास्ट में जो जोड़ा एकदम सही जोड़ा, ठीक है ना। कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी उसके कंडक्टेंस के बराबर होता है जब आप उस सॉल्यूशन को एक ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच रखते हैं, एक ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच रखते हैं, एक ऐसे प्लेट्स के बीच रखते हैं जिनके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर और प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। जब आप किसी सॉल्यूशन को ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच रख रहे हैं जिनका प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर और प्लेट्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वो सॉल्यूशन जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वही उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी भी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो इसको आप बेसिक डेफिनेशन की तरह दिमाग में रखें। जब आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से प्रोसेस करना होगा। हम आपके सामने लिख रहे हैं, जरा चीजों को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। conductivity of any solution is equals to conductance of that solution when it is placed between two electrodes 1 centimeter apart and plate area 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जी, यहीं तक बात नहीं रुकता। कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन का उसके कंडक्टेंस के बराबर होगा उस समय जब आप सॉल्यूशन को ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच रखेंगे जहां इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर और प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
लेकिन आप ही सोचो कि अगर मेरा प्लेट है, ये एक इलेक्ट्रोड है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है, अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोड का प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको अगर आप मिला दीजिएगा तो क्या ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया? तो क्या हम लोग इसको दूसरे तरीके से डेफिनेशन में ऐसे कर सकते हैं क्या कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यस, जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, वो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वही उसका कंडक्टिविटी होगा? यस, हाँ सर, लिख सकते हैं। सो कंडक्टेंस shown by 1 centimeter cube volume of any solution is equals to conductivity of that solution. कोई भी सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वही उसका कंडक्टिविटी भी होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वही उसका कंडक्टिविटी भी होगा। क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू, कहीं कोई दिक्कत? कोई भी चीज समझने में? ये बेसिक डेफिनेशंस क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अभी मान लीजिए जैसे हम तुमसे बोले कि देखो भाई मेरे पास एक है ना ½ लीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ½ लीटर का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसका कंडक्टेंस आ रहा है x। ½ लीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका कंडक्टेंस आ रहा है x। तो कोई तुम में से बता सकता है उसका कंडक्टिविटी क्या है? x/500। ½ लीटर का मतलब हो गया 500 ml। 500 ml का मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस x है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस x/500 है। हाँ सर, और ये रहा डेफिनेशन। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वही उसका कंडक्टिविटी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो बेसिक डेफिनेशंस इस तरीके से आपके सामने काम आता है। कोई तुमसे नहीं बोलेगा डेफिनेशन लिखने कि तुमको पता है, तुमसे ज्यादा हमको पता है, फिर भी हम खड़े होके क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, खड़े होके लिखने के पीछे मेरा कारण है ना। कारण ये है कि भाई आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए कि देखो भाई ½ लीटर है, 400 में ml है, उसका कंडक्टेंस इतना है, तो बता दो तो उसका कंडक्टिविटी कितना होगा। तो रफली यू हैव टू फाइंड दैट कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कितना आता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस आता है वही उसका कंडक्टिविटी भी है। क्या आपके दिमाग में गया? मेरी बात समझ में आई सब कुछ? हाँ सर, समझ गए सर। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस। देखिए आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, इस सॉल्यूशन का बनने के दौरान आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डालिएगा। आप जब इलेक्ट्रोलाइट डालिएगा तो उसका कुछ अमाउंट डालिएगा। बताइए आप NaCl कितना डालिएगा? मान लीजिए आप कोई भी अमाउंट डाल देते, तो कोई भी अमाउंट डालने से आप इस मोलर कंडक्टेंस को जब आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। जब आप इस सॉल्यूशन को तैयार कर रहे थे उस समय अगर आप इसके फॉर्मेशन के दौरान 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यूज किए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, मतलब मान लीजिए अगर आपको NaCl दिख रहा है तो आप 1 मोल NaCl डालें, तो 1 मोल NaCl कंटेन करने वाला जो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वो मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। कंडक्टेंस shown by 1 mole of electrolytic solution of any volume, कोई भी वॉल्यूम हो, 2 लीटर 5 लीटर किसी में भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस केस में क्या था? वॉल्यूम फिक्स था। कहीं हम तुमको बोले कि उसमें कितना आयंस रहेगा या कितना मोल रहेगा?
नहीं सर। हम आपको बोले कि बस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा, चाहे उसमें कितना भी मोल्स डाल दो, कितना भी आयन डाल दो, हम इसका कोई जिक्र नहीं किए। वो था स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी था। अभी जो आपके सामने मोलर कंडक्टेंस का पढ़ाई हो रहा है वो इस बात पे बेस्ट है कि आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल होना चाहिए। ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल कंटेन करता है, ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल कंटेन करता है, वो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वो कहलाएगा उसका मोलर कंडक्टेंस। क्या आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आया? हाँ सर। यस सर। कंडक्टेंस shown by electrolytic solution which contain 1 mole of electrolyte. 1 mole of electrolyte is called, सर क्या लिखे हैं? विच के बाद which contain 1 mole of electrolyte is called molar conductance. देखो भाई, मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, लैम्डा है वो लैम्डा उल्टा भी लैम्डा है। सर आज तक जो लैम्डा लिखते थे वो और आज का लैम्डा पलट गया सर। आज तक तो हम लोग लैम्डा सर ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखता था ना। हाँ सर। ये लैम्डा है, ये लैम्डा का बड़ा भाई है, ये लैम्डा का छोटा भाई। ओके, क्या करना है? लैम्डा है ये दोनों। तो लैम्डा मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लैम्डा लिखते हैं, सफिक्स में एम लगता है, मोलर कंडक्टेंस होता है। मोलर कंडक्टेंस का फिजिकल सेंस होता है कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल कंटेन करता है, वो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा उसका मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। मोलर कंडक्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के साथ ऐसे रिलेटेड होता है। Molar conductance of any solution is equals to conductivity into 1000 divided by molarity. Molar conductance of any solution will be equals to conductivity into 1000 divided by molarity. आपको इसके यूनिट पे भी काम करने का जरूरत है। यूनिट फॉर यूनिट, सी दैट, बी केयरफुल, बी केयरफुल। जब आप मोलर कंडक्टेंस का यूनिट निकाल रहे हैं तो कंडक्टिविटी का यूनिट, क्या कंडक्टिविटी का यूनिट हमारे पास है? साइमन इनटू सपोज सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, ये 1000 क्यों लगता है? ये 1000 इसलिए लगता है ताकि आप ये बोल सकते हैं मिलीलीटर पर मोल, मिलीलीटर पर लीटर, मिलीलीटर पर लीटर। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर? अरे शायद नहीं समझा, रुक जाओ, हमको पूरा लिख के सर समझ गए सर। सब कोई कंफर्म? नो सर। सबके नाम के साथ उसका हम यूनिट लिखेंगे, आप तुरंत समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो के आप लिख रहे हैं वो क्या है? तो वो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अच्छा, बेसिकली जो आप मोलारिटी यूज करते हैं क्या वो मोल पर लीटर होता है? हाँ मोल पर लीटर। अच्छा, आप बताइए ये 1000 क्यों आता है? 1000 इसलिए आता है कि जो मोल पर लीटर है वो कभी कभी वॉल्यूम दिया रहता है हमारे पास ml में, तो उसके लिए आता है। तो 1000 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ 1000 आखिर क्यों आया है? क्योंकि वो ml पर लीटर है। तो क्या ये पर लीटर दोनों कैंसिल, हम लोग इसको एडजस्ट कर दें तो इसका यूनिट के तौर पे चलिए हम ये डाटा रहने देते हैं, कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलारिटी, इसको हम छोड़ देते हैं, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो भाई इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। तो जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है उसका वैल्यू निकालने के लिए कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन
कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलारिटी। मोलारिटी को किस में लोगे? मोल पर लीटर में लोगे। कंडक्टिविटी को किस में लोगे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में लोगे। 1000 लगाओगे तो फाइनल आपका आंसर आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इज दिस क्लियर? यस सोच के बताना के किसको स्टैंड करता है, एक्चुअली कप्पा किसको स्टैंड करता है? कंडक्टिविटी वर्ड बोलना, नहीं तो इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। आज हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम लगभग खत्म करेंगे और न्यूमेरिकल में अगले दिन से जब इंटर करेंगे, अगर आप है ना मीनिंग ही नहीं जानिएगा टर्म का, आपको लगेगा सब चीज एक ही जैसा लिखा हुआ है। इस टॉपिक का कंफ्यूजन यही है कि हर टर्म एक जैसा लगेगा। आपको कंडक्टेंस लिख देगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख देगा, दोनों कंडक्टेंस लिखा, अरे स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखा है कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस लिखा है सी को, सेल कांस्टेंट L बाई ए को लिखा है, कहीं लिख दिया रेजिस्टेंस, कहीं लिख दिया रेजिस्टिविटी। सब चीज का क्लियर मीनिंग रहना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस कभी लिख देगा मोलर कंडक्टिविटी, कभी इसी को लिख देगा मोलर कंडक्टिविटी। तो भाई समझने का कोशिश करें, नाम के साथ उसका जो सेंस डेवलप हो रहा है उसको दिमाग में रखें, नहीं तो आप टॉपिक में कंफ्यूज हो जाए। इसका क्वेश्चन हार्ड होता ही नहीं है, इसका क्वेश्चन एकदम इजी है, बस खाली टर्म्स आपको अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो के किसके लिए स्टैंड कर रहा है? कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे जो आप मोलारिटी लेंगे वो किस यूनिट में लेंगे? मोलारिटी वैसे आप लेते किस यूनिट में? मोल पर लीटर ना, तो मोल पर लीटर ही रहेगा। यहाँ के किस यूनिट में आप लीजिएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तब जाके आपको मोलर कंडक्टेंस मिलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक, अच्छा चलो इसी से जुड़ा हुआ अगला टर्म भी इसमें तुम देख लो, नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कुछ दिमाग आ रहा है? जब पिछला मोलर कंडक्टेंस कुछ पढ़ाई किया, अभी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, कुछ दिमाग आ रहा है? अगर आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फॉर्म करने में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, 1 ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप इस सॉल्यूशन को बनाने में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करें इंस्टेड ऑफ 1 मोल, 1 मोल के जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप यूज करते हैं, तो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस शो करेगा वो कहलाएगा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आ गया? मीनिंग क्लियर है? सर एक बार फिर से बताइए ना सर। एकदम सिंपल भाषा में समझो। पिछले बार 1 मोल डाले थे ना, अब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालेंगे। यस सर। पिछले बार आप 1 मोल डाल के कंडक्टेंस देखें तो मोलर कंडक्टेंस, अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल के कंडक्टेंस देखेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बोलो समझा? हाँ सर समझ गए सर। ठीक है, तो ऐसा सोच लो कि कंडक्टेंस shown by any electrolytic solution which contain 1 gram equivalent of electrolyte is called इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। तो पिछले केस में था 1 मोल ऐड करना था तो नाम था मोलर कंडक्टेंस, इस बार 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करना है तो नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड द फॉर्मूला इज लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 divided by normality।
नॉर्मेलिटी, मोलारिटी था प्रीवियस केस में, इस बार वह मोलारिटी। अच्छा, बिना किसी कैलकुलेशन के क्या हम इसका सीधा सीधा, अच्छा चलो पूरा यूनिट हम दिखा ही देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो आपको के दिखाई दे रहा है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ये जो आपको 1000 दिखाई दे रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर होगा। और जो नीचे में आपको नॉर्मेलिटी दिखाई दे रहा है वो होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये पर लीटर कैंसिल, सबको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या ये कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी और यूनिट होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। बोलो समझ में आया सबको? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो हमारे पास है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दो चीज था। अगर हम लोग सॉल्यूशन का कितना भी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम से भी कोई मतलब नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन का कितना भी वॉल्यूम हो, अगर वो 1 मोल कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट का तो जो कंडक्टेंस शो करेगा वो मोलर कंडक्टेंस, और अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट का तो जो कंडक्टेंस शो करेगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। अब आप है ना सॉल्यूशन चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में आपस में एक रिलेशन होता है, क्या बोलो सही है? हाँ सर। किसी को याद है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन? यस सर, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। यस। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू होता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलारिटी। अच्छा, क्या आप लोग ये पढ़े हैं कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्या वो नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर या एक्स फैक्टर होता है? यस सर, यस सर। तो जहां मोलारिटी हम लोग इसको रख सकते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये एन फैक्टर ऊपर चला गया, तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड विथ एन फैक्टर। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड विथ एन फैक्टर। यस सर। मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड विथ एन फैक्टर। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, आप लोग को एन फैक्टर याद है सर? यस सर, एसिड में सर। ठीक, चलिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। आपके पास है मान लो AlCl3, बता दो एन फैक्टर कितना है इसका? एन फैक्टर कितना है? तो एन फैक्टर के लिए आपको इसको तोड़ने आना चाहिए। तो यहाँ पे एन फैक्टर है 3। यस। एन फैक्टर 3 होने का मतलब है कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का 3 टाइम्स है। क्या बोलते हो, समझ में आया? यस। अच्छा, अगर हम लोगों के पास है K4 FeCN होल 6, कोई बताएगा इसका एन फैक्टर? नहीं सर, नहीं बताएंगे, मन में ही है। तो 4 ऑफ K प्लस
ब्रैकेट के अंदर तो हो जाएगा। जस्ट एक, हाँ जी देखिए, तो 4k प्लस आपको लिखा गया। अब इसके बाद है ना, आप इसको, ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं टूटता। जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़िएगा तो इसी पे तो पूरा डिस्कशन ही है। Cn उस पे आएगा -4। तो याद रखना कि इसका x फैक्टर का वैल्यू है 4, सॉरी n फैक्टर का वैल्यू है 4, चार्ज 4 है। तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का 4 टाइम्स। इज दिस क्लियर? हाँ सर। तो हमेशा चीजों को इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ता है। आपको n फैक्टर क्लियर होना चाहिए, सारा फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार जस्ट पीछे से एक बार छोटा सा रिवीजन कर लो ताकि कोई भी चीज है ना मिला जुला ना दिखे। मोलर कंडक्टेंस स्टार्टिंग विद दिस वन, देखो फ्लो ऑफ करंट। एक होता है मेटालिक कंडक्टर में, तो ये सब आप है ना फिजिक्स में पढ़ते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी ओम्स लॉ फॉलोड है। यहाँ पे जो R स्टैंड करता है रो इनटू L बाई A, बस उसका मीनिंग अलग अलग जगह बदलने लगता है। L और A ये किसी भी सेल का अपना अपना कांस्टेंट है। L होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस और A होता है इलेक्ट्रोड्स का एरिया। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए L बाई A कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सब के बीच रिलेशन, सबका यूनिट दिया गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है। फिर आया कि कोई कंडक्टिविटी सेल है, इसका मतलब क्या है? कंडक्टिविटी सेल एक तरह से एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है जिसमें आप अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल के सबका कंडक्टेंस मेजर करते हैं, सबका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, सबका कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं। लेकिन इस पूरे मेजरमेंट में एक चीज हमेशा कांस्टेंट होता है, वो होता है उसका सेल कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? यस। फिर आपके पास आया कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फिजिकल सेंस क्या होता है। कोई भी सॉल्यूशन का अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे, कोई भी सॉल्यूशन का अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे, तो वो जो भी कंडक्टेंस शो करता है, जो भी कंडक्टेंस शो करता है वो उसका कंडक्टिविटी। तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर और प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा यहां से आगे निकले आप। सॉरी, हाँ। फिर उसके बाद आया आपके पास मोलर कंडक्टेंस। कोई भी सॉल्यूशन में अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल मौजूद है, उसका कितना भी वॉल्यूम होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 500 ml, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल मौजूद है तो वो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वो कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस। फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। आप लोग के इंटू 1000 ना बोले, आप बोले कप्पा। जब आप वर्ड कप्पा बोलते हैं ना तो उसका सेंस अपने आप दिमाग में जाता है। अच्छा नाम है कप्पा, ठीक है। जब आप कप्पा बोलते हैं ना, हाँ, तो दिमाग में है ना खुद ही रीड हो जाता है कि कप्पा मतलब कुछ अलग चीज है। कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तो उसके बेसिस पे आपके सामने चीज रखा गया, उसका यूनिट है। नेक्स्ट हम लोगों के पास था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब था कि अगर हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद होगा तो वो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा वो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाता है, और उसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। इज दिस क्लियर? यस सर। There is a relation between molar conductance and equivalent conductance, and this is the important relation, दिमाग में रखना, ठीक है। अब आपके पास एक टर्म आया and that is variation in specific conductance with temperature and dilution. Specific conductance बोलो तो किसका बात हो रहा है? कप्पा का सर, कंडक्टिविटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो एक्चुअली कप्पा था क्या? कप्पा था कंडक्टेंस shown by ions present in 1 centimeter cube volume of solution। यही था ना? यस सर। हाँ सर, यही था सर। कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे,
उसमें जो आयंस मौजूद है वो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के नाम से या कप्पा के नाम से जानते हैं। अब सुनिएगा, खुद से सोच के बताइएगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नेचर का एक रूल है कि जो भी टूटा हुआ आयंस है वो तो जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन जो आयंस या जो मॉलिक्यूल्स नहीं टूटा था गर्म करने से टूट जाएगा। बोलो है ना? हाँ सर। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो अनडिसोसिएटेड पार्ट भी डिसोसिएट होने की वजह से आयंस का नंबर बढ़ेगा। तो आयंस का नंबर अगर बढ़ेगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। बोलो सही है? हाँ सर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीजेस, सो कप्पा इंक्रीजेस। क्या किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। चलिए बढ़िया। अब आइए दूसरे पार्ट पे, और दूसरा पार्ट है डाइल्यूशन। अच्छा, आप लोग डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं? यस सर। और सॉल्वेंट का अमाउंट जो बहुत ज्यादा हो। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? सर कंसंट्रेशन कम। कंसंट्रेशन कम नहीं, बोलो। डाइल्यूशन का मतलब है और ज्यादा पानी जोड़ना और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करना। ठीक है? यस। जैसे तुम है ना शरबत पी रहा है, शरबत है ना बहुत ज्यादा है ना, तुमको मीठा लग रहा है तो तुम उसको डाइल्यूट करता है, तुम उसमें थोड़ा और पानी मिला देता है, तो थोड़ा और पानी मिलाने से मिठास बढ़ जाता है। क्या बोलता है? नहीं सर, घट जाता है, जितना पहले था उससे घट जाता है। यस। अब यहां सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपके मिठास को आप मान लीजिए आयंस। अब अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले अगर 10 आयन मौजूद था तो डाइल्यूट कीजिएगा, पानी और ऐड कीजिएगा तो क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 आयंस होगा? 10 से कम होगा सर। नहीं सर, 10 से कम होगा। हो जाएगा। 10 से कम हो जाएगा। वेरी गुड। तो अगर पर सेंटीमीटर क्यूब जो नंबर ऑफ आयंस है वो घट गया तो क्या उसका जो कंडक्टेंस था वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? सर घटेगा। घटेगा। अगर कंडक्टेंस डिक्रीज किया तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज किया, क्योंकि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का बात कर रहे हैं। हाँ सर। डाइल्यूशन इंक्रीजेस, सो number of ions in 1 centimeter cube decreases, therefore conductivity decreases। बोलो जी, किसी को कोई डाउट है समझने में? एकदम नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इज दिस क्लियर? बोथ? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अच्छा। अब वेरिएशन इन मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दो चीज होता है। पहले आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ ले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है ना, डाइल्यूशन पे पढ़ना है यहाँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, बोलो तो? सर जो आसानी से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स almost dissociated completely, हम मान के चलते हैं कि लगभग 98% घुल गया है। वैसे 90-95% जो खुद से टूट के रहता है उसको आप स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब आप बात कर रहे हैं तो आप 95-98% मान सकते हैं कि वो अपने से टूटा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं ना तो जो बचा हुआ आयन है वो भी टूटता है।
जो बचा हुआ आयंस है वो भी टूटता है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, वर्ड ध्यान रखना, 98% लगभग पहले ही से टूटा हुआ है। अगर हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करें, रिमेनिंग आयंस, remaining molecules, remaining electrolyte molecules also dissociated, जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी टूट जाएगा, जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी रिमेनिंग पोर्शन अपने टूट जाएगा। अच्छा कितना बचा हुआ था यार, 2% बचा हुआ था, 2% बचा हुआ था, तो कोई त्राहिमाम वहां नहीं मच जाने वाला है। पहले ही से 98% टूटा हुआ था, थोड़ा 1-1.5% और टूट गया। तो आयंस में हम नहीं बोल रहे कि आयंस में इंक्रीज नहीं हुआ है, आयंस के नंबर में बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, बट दैट इंक्रीज इज नॉट सो मच लार्ज कि आपको उसके लिए चिंतित होने का जरूरत है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस। इसलिए जब आप, बहुत अच्छे से देखना, यहाँ ग्राफ है, जब आप मोलर कंडक्टेंस को कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के साथ प्लॉट करते हैं तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका नाम है डेबाई हकल ऑन सागर। डेबाई हकल ऑन सागर ये एक इक्वेशन दिए थे, उनका इक्वेशन था molar conductance at any concentration is molar conductance at infinite dilution minus b under root c। ये c है, अंडर रूट c है, ये अंडर रूट c, ये है डेबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। सीधा नाम से आता है लिखने के लिए 1 नंबर। पढ़ना सीखो, ये पुराना जमाना का ऐड आता था, पढ़ना सीखो। देखो, molar conductance at any concentration will be equals to molar conductance at infinite dilution minus b root under c। अब एक एक वर्ड का मतलब भी समझो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तुम एक बॉटल इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अब तुम ये सीखा कि इसमें पानी ऐड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो आयंस में टूटेगा। देखो यहां सीखा, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएटेड, जो बचा हुआ पोर्शन है वो टूट जाएगा। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी चलिए, अच्छा है। तो ये डेबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन बताता है कि किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट सी है। हम आपको ये बता रहे थे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस में अगर आप पानी ऐड करना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो वो जितना भी पहले से टूट के रखता है उससे ज्यादा अमाउंट उसका धीरे धीरे टूटने लगता है। हम इसको अभी मैथमेटिकली भी आपको दिखा देंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम की मदद से हमको एक इक्वेशन लाना पड़ेगा जो दिखाएगा कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा टूटता है। तो होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही से 98% लगभग टूटा हुआ है। क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस सर। अब जब आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशन ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब सी घटाना होता है, डाइल्यूट करने का मतलब सी बढ़ाना नहीं होता, सी है ये घटाना होता है, उधर जाना पड़ेगा, ठीक है, उधर जाना पड़ेगा। तो जब आप सी को घटाएंगे, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, तो याद रखिए कंडक्टेंस में थोड़ा सा इंक्रीज आता है, थोड़ा सा इंक्रीज आता है। हम जो दिखा रहे उसको गौर से देखना, हम जो दिखा रहे उसको गौर से देखना। इस तरह का ये ग्राफ आता है। यहां पे हम डॉट मारना चाहेंगे, डॉट, ये हाइपोथेटिकली यहां रीच करता है, इसको कहते हैं आप लैम्डा नॉट एम। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कर्व के कारण है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। समझ में आ रहा है? यस। अब देखिए, ये b का जो वैल्यू है वो काफी छोटा होता है, इसलिए इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप काफी छोटा होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक एक टर्म का मीनिंग क्लियर होना बेहद जरूरी है। टर्म्स देखो, समझो समझो समझो। ये क्या है? तो ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, ये बी क्या है? ये कहलाता है ऑन-सागर कांस्टेंट। ऑन-सागर कांस्टेंट काफी छोटा होता है, वेरी स्मॉल। इसके स्मॉल होने की वजह से जो तुम लाइन बनाता है उसका स्लोप काफी कम होगा। बड़ा स्लोप नहीं ड्रॉ कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्लोप काफी कम रहना चाहिए, स्लोप काफी कम रहना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो उसका मोलर कंडक्टेंस में, देखिए एकदम कंक्लूजन वाला लाइन बोल रहे हैं, सुनिएगा पूरा ध्यान से। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो उसका मोलर कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीजेस। स्लाइट इंक्रीज का जगह होता है जो रिमेनिंग पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट का है वो भी टूट गया और उसके टूटने से कुछ और आयंस बना, और जो कुछ और आयंस बना उसकी वजह से कंडक्टिविटी, उसकी वजह से कंडक्टेंस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये है हम लोगों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा नॉट एम। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अच्छे से देखिए, कहीं किसी को डाउट है कुछ पूछ लीजिए। हमको लग रहा मन में आपके कुछ डाउट है, ये कैसे, वो कैसे, ये ऐसे क्यों किए, वो ऐसे क्यों किए, कुछ है दिमाग में तो जरूर बात कर लो। कोई नहीं? ऋषिकेश कुछ बोलना है? ऋषिकेश सर एक बार फिर से ग्राफ समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं, हमको आता है, हम भूले नहीं हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। यस सर। देखिए, एक्चुअली हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, डिवाई हक्कल ऑन सागर, वो बोले कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस किसी कंसंट्रेशन पे कितना होगा तो मेरे इस इक्वेशन को फॉलो कीजिए। अब उनका ये इक्वेशन क्या क्या बताता है, बोला कि ठीक है किसी भी कंसंट्रेशन पे निकालना है ना तो पहले उसमें है ना बहुत सारा पानी डाल के उसका मोलर कंडक्टेंस निकाल लीजिए। बहुत सारा पानी डाल के उसका मोलर कंडक्टेंस निकाल लीजिए, वो लैम्डा नॉट एम हो जाएगा। हर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का बी का एक कांस्टेंट होता है, वो अपना दे के रखे हैं, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो बी दे दिया जाएगा। जैसे आर कांस्टेंट होता है, जैसे और भी कांस्टेंट होता है ना, वैसे बी भी कांस्टेंट होता है सॉल्यूशन का, वो दिया। कंसंट्रेशन आपको किस कंसंट्रेशन पे निकालना, मान ली कंसंट्रेशन का मतलब जानते हो क्या है? तुमसे बोलेगा क्या कि मेरे पास 0.2 मोलर केसीएल सॉल्यूशन है, मेरे पास 0.4 मोलर केसीएल सॉल्यूशन है, मेरे पास है ना 10⁻⁻² मोलर केसीएल सॉल्यूशन है। तो ये जो बोल रहा है 0.4 मोलर, 0.2 मोलर, 10⁻⁻4 मोलर, वो सब सी है ना। मोलर मतलब क्या? कंसंट्रेशन ना। हाँ सर। यस सर। तो आप मैथमेटिकल पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आज तक इस टॉपिक का क्वेश्चन में इसको पुट करके कैलकुलेट करने का क्वेश्चन शायद ही कहीं एक दो जगह आया है। बहुत फेमस क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, तो फेमस क्वेश्चन जहां से बनता है हम इसको कन्वर्ट कर दिए, और इससे ज्यादा फेमस क्वेश्चन इसके ग्राफ से बनता है। तो ग्राफ में हम उसी स्ट्रेट लाइन को लिखने का कोशिश किए हैं, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस और स्लोप नेगेटिव, लेकिन b का वैल्यू हमेशा छोटा देखा जाता है, इस वजह से स्लोप कम है, ज्यादा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो इसका क्वेश्चन इस ग्राफ पे ज्यादा बनता है। ग्राफ दे देगा तुमसे, फिर अटपटांग चीज पूछेगा कि क्या कारण इसको आगे बढ़ाएंगे, ये कहां कट करेगा, इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है या घट रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, तुम ही सोच के बताओ। जब यहां से हम राइट की तरफ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है यार, घट रहा। अरे कंडक्टेंस सी थोड़ी ना है, कंडक्टेंस तो ये है।
एक मिनट हम मेरा बात बोल रहे। कंडक्टेंस सी नहीं है, सी तो कंसंट्रेशन है। यस सर, यस कंडक्टेंस तो ये है। तो जब तुम आगे बढ़ रहे हो देख नहीं रहे हो नीचे आ रहा ग्राफ। सर, यस सर, जब आप राइट में आ रहे हैं ना तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंडक्टेंस घट रहा है। यस सर, अब समझ में आया जी सब कुछ। यस सी भी लिख देते हैं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। दिस इज मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। चलिए बढ़िया है। तो ये था किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का खेल, सामने है आपका। अब आइए थोड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे चर्चा होनी बाकी है। ये तो थोड़ा टेंशन वाला काम है, सो बी केयरफुल। सर टेंशन क्यों बोल दिए सर, डरा दिए पहले से। अरे भाई 11 थोड़ा इन्वॉल्व है इसमें। 11 का जो तुम पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम वो इन्वॉल्व है। देखो, फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो जैसे AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूटता है और बनता है A+ और B-। T इक्वल्स टू 0 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन C है तो ये 0 0। T इक्वल्स टू T टाइम के बाद अगर इसमें से आप अल्फा माइनस करेंगे तो ये C अल्फा, ये C अल्फा बनेगा। यहां तक हम रुकना चाहते हैं। क्या आपको याद है 11 का ये आयनिक इक्विलिब्रियम? अल्फा वाले तो करवाए थे सर। हाँ हम बस पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत। तो क्या हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A+, कंसंट्रेशन ऑफ B- बाय कंसंट्रेशन AB? हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं बाय तो आप लिख सकते हैं C अल्फा बाई C 1 - अल्फा। एक C से C कट गया, यहाँ पे आ गया ये C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? अल्फा काफी छोटा होता है। तो अल्फा सर काफी छोटा होता है तो हम लोग 1 - अल्फा को केवल 1 लिख दें तो क्या हम लोग K का वैल्यू C अल्फा स्क्वायर या अल्फा का वैल्यू √K/C लिख दें? यस सर। देखिए इसी इक्वेशन की मदद से हम आपको बोल रहे थे कभी भी अगर आप कंसंट्रेशन घटाइएगा ना, कंसंट्रेशन घटाइएगा तो अल्फा बढ़ता है। और कंसंट्रेशन घटाने का मतलब पानी ऐड करना है कि पानी निकालना है? ऐड करना है सर। पानी ऐड करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन घटाने का मतलब है डाइल्यूशन बढ़ाना। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है पानी और देना, सॉल्वेंट और देना। तो अगर आप पानी बढ़ाते हैं, इफ डाइल्यूशन increases, concentration decreases, alpha increases। कोई दिक्कत? अल्फा इंक्रीजेस का मतलब मोर डिसोसिएशन, और मोर डिसोसिएशन का मतलब मोर आयंस, और मोर आयंस का मतलब मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सुनिए सर, इस चीज को आप जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप पढ़ाएं, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसको क्यों नहीं लिखे? देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने ही से पहले ही से 90-95% टूटा हुआ रहता है, तो वहां बहुत इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला। आपको वही 1-2% जो बचा वही तोड़ना था, तो वो हकल सागर इक्वेशन से जाके हल्का सा उठा मिल गया जाके। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा कहानी नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट शुरुआत में काफी कम टूटा हुआ रहता है। सी दिस ग्राफ, सी दिस ग्राफ केयरफुली। यहां पे है मोलर कंडक्टेंस और यहां पे है कंसंट्रेशन।
वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा ना तो कंडक्टेंस काफी कम होता है। ये देखो कंडक्टेंस काफी कम। जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, बोलने का कोशिश कीजिएगा, जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं मतलब पानी ऐड कर रहे हैं कि पानी निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं। कंसंट्रेशन घटा रहा है तो पानी ऐड न कर रहा है, तो कंसंट्रेशन घटाएंगे ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। देखा, सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बहुत तेजी से है ना कंडक्टेंस बढ़ता है। कारण है कि बहुत ज्यादा आयंस टूटता है, बहुत ज्यादा आयंस टूटता है। अरे यार पिछला वाला पहले ही से 98% टूटा हुआ था, 400% नहीं ना टूट जाएगा, 2% ना। और ये शुरुआत में 1% से भी कम टूटा हुआ है, तो इसको तो मौका मिल गया 100 तक बढ़ने का, तो ये तेजी से टूटता है। और जब ये तेजी से टूटता है ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनता है और इसका मोलर कंडक्टेंस स्टीपली इंक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन पूरे संसार में वो लेकिन हमेशा रहता है, कोई भी चीज 100% नहीं टूटता है, बोलो समझा? इसलिए ये जाके ऐसे पैरेलल हो जाता है, टच नहीं करता। इसलिए ये जाके ऐसे पैरेलल हो जाता है, टच नहीं करता। जब ये टच नहीं करता तो क्या आप इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ग्राफ से निकाल सकिएगा? नहीं सर। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का फंडा क्या था? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का फंडा था कि जब आप ये मान लें कि वो पूरी तरह से टूट गया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ गया। जब आप मान ले कि वो पूरी तरह से टूट गया है तो जो भी कंडक्टेंस शो करेगा उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन केस ऑफ सॉरी, वहां खोजो तो यहां रहेगा, यहां खोजो तो वहां रहेगा। In case of weak electrolyte, 100% dissociation is not possible, 100% dissociation possible है नहीं। So lambda naught m cannot be calculated graphically। हम ये नहीं बोले हैं कि लैम्डा नॉट एम आप निकाल नहीं सकते, हम बोले ग्राफ की मदद से आप नहीं निकाल सकते। निकालने का मेथड हम ही सिखाएंगे आपको, लेकिन ग्राफ की मदद से आप नहीं निकाल सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, ये दोनों ग्राफ तुमको समझ में आ रहा है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज है जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काफी कम का इंक्रीज है। ठीक है, तो इसके पीछे और उसके पीछे का रीजन समझ में आ रहा सब कुछ? ठीक है, तो ये चीज आपके सामने है ना, एक एक करके रखा गया, सब कुछ आपके पास है, एक एक करके ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी रिलेशंस है, वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जैसे आप इन चीजों को समझने का थोड़ा कोशिश करें। लैम्डा एम नॉट ये है क्या? ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर इसका मतलब क्या होता है? देख भाई समझना, थोड़ा लॉजिकल बनो, थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ये मान ले कि उसको जितना टूटना था टूट चुका, अब इससे ज्यादा वो नहीं टूटेगा। अब उसमें चाहे तुम 1 ड्रम पानी डाल दो या 5 ड्रम पानी डाल दो, उसको जितना टूटना था टूट चुका। इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो क्या हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को क्रॉसपॉन्ड कर सकते हैं ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन से? यस सर। हाँ सर।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस corresponds to almost 100% dissociation। आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई उसको जितना टूटना था टूट चुका है। अब दूसरे टर्म पे आप ध्यान दें, आखिर ये सी क्या है? ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी। ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन सी। और ये क्रॉसपॉन्ड करता है उन आयंस को जो सी कंसंट्रेशन पे टूट के पड़ा हुआ है। फिर से सर, अगर कोई कंसंट्रेशन है 0.4 m, तो हम बोलेंगे भाई देख कोई भी कंसंट्रेशन है, कुछ आयंस तो टूटा हुआ होगा ना, 10 गो, 5 गो, 10 गो, 20 गो, कुछ भी तो टूटा होगा। तो जो टूटा हुआ आयंस किसी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस शो कर रहा है वो लैम्डा mc है। और जब आप उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे, उसको जितना टूटना था सब तोड़ देंगे, तो उसके लिए जो कंडक्टेंस आएगा वो लैम्डा नॉट m है। बोलो समझा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलिए आपसे है ना न्यूमेरिकल में बात करते हैं। देखिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 10 मॉलिक्यूल है, 10 का 10 मॉलिक्यूल टूट गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, 10 का 10 मॉलिक्यूल टूट गया, तो जो कंडक्टेंस होगा वो लैम्डा m नॉट होगा। बोलो समझा? यस सर।